एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं HSBT के लिए बहुत ही ज़रूरी आपका जो एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोकेमिस्ट्री में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, इनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपको ऐसे टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है। तो अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ करवा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। पहला सवाल हमारे पास है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट बायोकेमिस्ट्री ऑफ विटामिन डी, ई एंड B6। अब ये सिर्फ एक ट्रेलर है। देखिए, विटामिन में मैं आपसे कहूंगी कि आप सारे विटामिन को एक बार करके जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करके आई हूं, डी, ई एंड B6। ठीक है, विटामिन डी के बारे में आप बताना है, ई के बारे में भी बताना है एंड B6 के बारे में भी डिटेल में आपको बताना है। शुरुआत करते हैं विटामिन डी के साथ। विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि आपकी बोन्स के लिए, आपके टीथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कॉल कैल्सीफेरॉल के नाम से भी आप इसको जानते हैं। कैल्सीफेरॉल के दो, बेसिकली कह सकते हैं कि दो टर्म्स होती है, जैसे कि विटामिन डी एंड विटामिन D2। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, आपको हर एक चीज पर ध्यान देना है। अगर उन्होंने कहा है बायोकेमिस्ट्री ऑफ विटामिन डी एंड दिस विटामिन, तो उसके बारे में आपको नाम क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका सोर्सेस क्या है, फंक्शन क्या है एंड उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें डिस्कस करनी होंगी अगर लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद सोर्स इसके बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल सोर्स हमारे पास है जो सन के साथ साथ और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड फूड है, एज सप्लीमेंट उसको लिया जाता है। इसके बाद मेंटेन क्या करेगा, ये बोन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी लोग जानते होंगे विटामिन डी इज द प्रिकर्सर ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम हमारी बॉडी में सारे मेजर फंक्शंस प्ले करता है। तो जब तक आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं बनेगा, तब तक कैल्शियम भी नहीं बन पाएगा और उसके फंक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। अगर हम बात करें विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों के बारे में, तो आपने नाम जरूर सुना होगा, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेकिया एंड रिकेट्स। ये नाम बहुत ही कॉमन है। अगर मैं बात करूं ऑस्टियोपोरोसिस के, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो कि हड्डियों की होगी, जिसमें हड्डियां फ्रेजाइल हो जाती है, लचीली हो जाती है, जिसकी वजह से उनके फ्रैक्चर होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम एज ऑस्टियोमलेकिया भी होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये अडल्ट में होगा और रिकेट्स चिल्ड्रन के अंदर होता है। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन एंड ऑटो इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है विटामिन डी को। सेम एज हमारे पास बारी आती है विटामिन ई की, जिसका नाम है टोकोफेरॉल। इसकी सबसे कॉमन फॉर्म जो हमारे पास है दैट इज अल्फा टोकोफेरॉल। इसको आप एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। सोर्सेज की अगर बात की जाए तो वेजिटेबल, फ्रूट, मीट, ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को शो करना। अब देखो, आपने मार्केट में विटामिन ई के कैप्सूल्स बहुत सारे देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि उनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, बालों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती और ये आपके स्किन और बालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी की, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, देखो इसका नाम है एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन, तो बेसिकली अगर ये डेफिशिएंट हो जाता है तो फीमेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। मेल के अंदर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी के साथ हिमोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारी कंडीशंस है जो कि विटामिन ई से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये देख लीजिए एक बार। ये स्ट्रक्चर जिसका है दैट इज अल्फा टोकोफेरॉल, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म होती है
आपके विटामिन ई की। क्लियर? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं और आपको बनाने के लिए बोला भी नहीं जाता है, स्पेशली इन विटामिन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपसे कहा कि अल्फा टोकोफेरोल सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर, नेचर के अंदर। ठीक है, इसके बाद बारी आती है विटामिन बी6 की, जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। बी6 एक एनर्जी रिलीजिंग विटामिन की कैटेगरी के अंदर आता है, एनर्जी रिलीजिंग विटामिन, जिसके अगेन बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि होल ग्रेन लेग्यूम्स, लिवर, ईस्ट। ठीक है, फिर लीफी वेजिटेबल, मिल्क, मीट, एग्स, ये ठीक ठाक सोर्स हैं इसके। लेकिन बहुत अच्छे जो सोर्सेज है वो है होल ग्रेन्स, साबुत अनाज जो होता है, लेग्यूम्स होते हैं, लिवर होता है, मीट होता है, ये सब। इसके बाद फंक्शन की बात करें तो विटामिन बी6 आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स। अब एग्जाम्पल पूछा जा सकता है तो फॉर एग्जाम्पल सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा। ठीक है, इनको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी। तो इसकी डेफिशिएंसी से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो है पेरिफेरल न्यूराइटिस, जिसका बहुत बड़ा कारण भी होता है विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी। ठीक है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसी के अंदर आता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, मान लीजिए नॉर्मल आरबीसी है और नॉर्मल आरबीसी से अगर और साइज छोटा हो जाए उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये सारी डेफिशिएंसी होती है विटामिन बी6 से। नेक्स्ट है इसका कुछ ये स्ट्रक्चर्स है, इनको आप वाइटामर्स के नाम से जानते हैं, वाइटामर्स ऑफ विटामिन बी6, वाइटामर्स ऑफ बी6। ठीक है, जैसे कि पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सल है, पायरिडॉक्सोल है, पायरिडॉक्समीन है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स है विटामर्स के। क्लियर, जिनका फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है विटामिन के। नेक्स्ट है दे आर पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्समीन एंड पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट, बी6 वही है। पायरिडॉक्सिन सबसे ज्यादा स्टेबल है हीट सेंसिटिव और हीट के, और सेंसिटिव है लाइट एंड एल्कली से। ठीक है, अगर आप अल्कली मीडियम में उसको रखेंगे या फिर लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो दैट बिकम्स सेंसिटिव, वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद पायरिडॉक्सिन इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और अलग अलग टिश्यूज में पहुंच जाएगा, जहां पर वो पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्समीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द डिफरेंट थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। अब इस सवाल में मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। देखिए, एंजाइम चैप्टर से सवाल कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे आगे मैं एक और सवाल करवाऊंगी एंजाइम से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आप एंजाइम को छोड़कर मत जाइएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस की, यानी क्या क्या इसके थेराप्यूटिक यूजेस है। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिखवाने वाली हूँ, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, अमाइलेज, इलास्टेज, लाइपेज, पेप्सिन। इन सब का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं जीआईटी के अंदर सुना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सुना है। ये एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं पैनक्रियाज के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये यूज किए जाएंगे क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस और जीआईटी डिसऑर्डर्स के अंदर। वैसे हमारे पास यूरोकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिकली मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, विच डिजोल्व प्यूरेंट मटेरियल एंड द क्लोट, क्लोट बस्टर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, क्लोट बस्टर्स की तरह काम करते हैं। फिर आता है पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज का इस्तेमाल किया जाता है जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है ना, जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, उन पेशेंट्स के अंदर पेनिसिलिनेज का इस्तेमाल होता है। वैसे हमारे पास है हाइलुरोनिडेज, जिसका इस्तेमाल ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए किया जाएगा, जो कि बेसिकली सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलेजिनेज। कोलेजिनेज चोट को क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू क्लीन वुंड्स एंड डस्ट प्रोसेस इज डन बाय रिमूविंग डेड टिश्यू, सीवियर बर्न्स एंड डर्मल अल्सर्स। तो ये कंडीशंस है आपके इसकी। फिर आता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन का भी ऑफ्थैल्मोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ्थैल्मोलॉजी जानते हैं, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, इनमें इस्तेमाल किया जाएगा फॉर डिसॉल्विंग द लिगामेंट
ऑफ द लेंस एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया एस्पार्जिनेज, जिसका इस्तेमाल ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो ये है कुछ सर्टेन एंजाइम्स और उनके थेरेप्यूटिक यूजेस, इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास बनता है, डिफाइन यूरिया साइकिल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डिटेल। यूरिया साइकिल क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिया साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है और ये यूरिया साइकिल होता क्या है। अब ऐसे ही समझ लीजिए, यूरिया बेसिकली बनता कैसे है वो मैं एक बार आपको समझा देना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आप प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन बना हुआ होगा अमीनो एसिड का, ठीक है। अब जब आप प्रोटीन खाते हैं तो उसका मेटाबोलाइजेशन जब होगा, वो सिंपल सी बात है कि वो टूटेगा अमोनिया के अंदर। अब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, लेकिन ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक है, जिसको आप यूरिया साइकिल के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि सिंपल सी बात है कि हम यूरिया बना क्यों रहे हैं, है ना, क्या जरूरत क्या है? तो समझिएगा, जब अमोनिया बनता है फ्रॉम द मेटाबोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में अगर थोड़ी देर भी रहेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसीलिए जैसे ही अमोनिया बनेगा, हमारा ये फर्ज है कि हम उसको यूरिया में तुरंत के तुरंत कन्वर्ट करें। अब क्यों ऐसा क्यों है? तो समझिए कि अमोनिया बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता है, हम नहीं निकाल सकते, निकल तो जाएगा लेकिन हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको बाहर निकालने के लिए हाईली रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, और हमारी बॉडी में इतना पानी प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, पर वो पानी में ही रहते हैं, है ना, वो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, तो पानी की कमी होगी नहीं उनकी बॉडी में। अगर हम करेंगे, हम निकालेंगे अमोनिया को बॉडी से बाहर, तो बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी फिर, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। यूरिया एक लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है, तो अगर हम यूरिया को बाहर निकालते हैं, बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट में यूरिया बाहर भी निकल जाएगा, अमोनिया भी कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिक चीजें इकट्ठा भी नहीं होंगी, तो मतलब फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो अब हमें यह पढ़ना है कि अमोनिया किस तरीके से यूरिया में कन्वर्ट होता है। चलिए, शुरुआत में कुछ इस तरीके से होगा। चल, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अमोनिया, ये अमोनिया है, अमोनिया कन्वर्ट होगा CO2 के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्ब अमोइल फोस्फेट के अंदर। फिर ये कार्ब अमोइल फोस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलकर सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हम इसको ऑर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं, ऑर्निथीन साइकिल। रीजन यही है क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत हो रही है ऑर्निथीन से। ऑर्निथीन सिट्रुलिन में बना एंजाइम आपके सामने है, ऑर्निथीन कार्ब अमोइल ट्रांसफरेज, इसका इस्तेमाल होता है। सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। जब ये कन्वर्जन होगा, आपके पास सिंपल है, जो अमीनो एसिड है वो निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये किससे बना है, ये प्रोटीन के मेटाबोलाइजेशन से बना है। इसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा, वहां पर फ्यूमरेट निकलेगा एज अ साइड प्रोडक्ट। आर्जिनिन कन्वर्ट होगा ऑर्निथीन के अंदर, और जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा उस समय पर हमको यूरिया मिलेगा एज अ साइड प्रोडक्ट। इसको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे और ये साइकिल एज इट इज चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बने हमारे पास एस्पार्टेट, फ्यूमरेट, H2O, इसका क्या होगा? ये साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। इनका इस्तेमाल हम दूसरी रिएक्शंस के अंदर कर लेते हैं, क्लियर, या दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं ये चीजें। तो ये है आपका पूरा यूरिया साइकिल, जो कि आपको याद रखना है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल भी ऐसा ही है, यूरिया साइकिल में यूरिया बनाया, लेकिन क्रेब साइकिल में क्या बनता है? पहले ये जानो कि क्रेब साइकिल के और भी नाम है, जैसे कि TCA साइकिल, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, सब इसी के नाम है। अब क्या होता है क्रेब साइकिल, एक बार बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे होगा। चलिए, शुरुआत होती है क्रेब साइकिल की एसिटिल कोएंजाइम ए से। एसिटिल कोएंजाइम कहां से बना? बहुत सारी रिएक्शन से बनता है, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम ए इस रिएक्शन के अंदर एंटर करता है और कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट के अंदर, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। अभी सिर्फ सिट्रेट है, तुम एसिटिल कोएंजाइम को भी छोड़ो, तुम सिट्रेट को देखो बस। सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट के अंदर, जो कि अगेन एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, यानी कार्बन
कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ। बट अब जो बनेगा वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। अब जब भी आप एक कार्बन कम करेंगे, याद रखिएगा कि आपको एक CO2 वहां से निकालना पड़ेगा। जैसे 6 से 5 आ रहे हैं तो एक CO2 निकाल दो। अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम है, जो कि अगेन एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो 5 से 4 कार्बन हुआ, एक CO2 निकला। अब इसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर। क्लियर है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए के अंदर 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन, कोई CO2 नहीं निकलेगा। सेम सक्सिनेट से फ्यूमरेट 4 कार्बन, मैलेट 4 कार्बन, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन। सवाल यह है कि 2 कार्बन से 6 कार्बन हमने कैसे बनाए? 4 कार्बन कहां से आए? 4 कार्बन आए यहां से। ठीक है, ये जब दो चीजें मिलेंगी तब आपके पास सिट्रेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, समझे? ये होती है क्रेब्स साइकिल। इसको याद करने की ट्रिक ऑलरेडी मैं दे चुकी हूं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। चलिए, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आर सिटी, आर सिटी, आपके पास खुद के पास भी कोई ट्रिक होगी, आप उससे याद कर सकते हैं। आर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स। ठीक है, आर सिटी इज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मॉन्स्टर्स। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप चीजें याद कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल। राइट अ नोट ऑन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो कि एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें एक छोटा सा सवाल ऐड कर लीजिएगा, वो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले बताइए डिहाइड्रेशन क्या होता है। उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि डिहाइड्रेशन के कॉजेस बताइए, कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन। एंड उसके बाद कहेंगे कि उसका ट्रीटमेंट भी बता दो। अब या तो वो खाली आपसे ORT पूछ सकते हैं, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है, डिहाइड्रेशन कॉजेज ट्रीटमेंट। क्लियर, तो डिहाइड्रेशन आप जानते हैं, बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी इज डिहाइड्रेशन। अगर कॉजेज की बात करें तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ट्रीटमेंट में ORT। क्लियर, तो इस तरीके से भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं कि ORT क्या होता है। देखो, तुमको कभी चक्कर आए हैं और तुम घर पे हो, तुम्हारी मम्मी क्या करेगी, एक ग्लास पानी में थोड़ा नमक थोड़ी चीनी मिक्स करके आपको पिला देती है और आप ठीक हो जाते हो कुछ समय बाद। क्योंकि इससे क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होती, लॉस हो जाता है, वो वापस से ठीक हो जाएगा। रिप्लेस कर देते हैं डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एंड फ्लूइड, किसकी मदद से? ORT की मदद से। ठीक है, तो ये होता है आपके ORT के अंदर। अब सवाल ये है कि क्या मतलब सारी चीजें कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वाला सवाल। देखो, ORT एक सिंपल बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे है जिसको आप डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इन्वॉल्व ड्रिंकिंग अ सोल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर टू रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ORT is often used to treat dehydration, जो कि अलग अलग बीमारियों की वजह से हो सकता है, जैसे कि वॉमिटिंग है, डायरिया है, और भी बहुत सारी किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, यानी WHO के अनुसार, ये जो आपका ORT है, दिस इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन। यानी डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो दवाई दी जाती है, मेडिसिन आप कह सकते हैं, या ठीक करने के लिए कुछ भी अगर किया जाएगा तो सबसे पहले ORT ही दिया जाता है, अगर उनके अकॉर्डिंग माने तो। ठीक है, आप इसको अपने घर पे भी आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या करना है, आपको 1 लीटर लेना है पानी, साफ पानी। उसके बाद उसमें 6 टीस्पून डालने हैं शुगर के, नमक के नहीं, इतने मत डाल देना नमक। ठीक है, और आधा लेवल टीस्पून डालना है सॉल्ट। आपके पास तैयार हो जाएगा ORT। ठीक है, क्लियर है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से चली हुई आ रही है, बहुत पहले से, बहुत पुरानी है। ठीक है, आपने ORS के वो भी देखे होंगे सेशन। क्लियर, ORS के सेशन वही होता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल है व्हाट आर एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स क्या होते हैं। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल
कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब है कि आपकी हर एक बॉडी में होने वाली रिएक्शन को ये करते हैं कैटलाइज, यानी कि उसके रेट को या तो चेंज करेंगे या तो मतलब या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स ही हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड आर एंजाइम्स, ठीक है, जो कि रिएक्शन में आप जैसा डालोगे एंड ऑफ द रिएक्शन आपको सेम एज मिल जाएगा, यानी एक एंजाइम मोर देन वन रिएक्शन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एंजाइम्स आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये प्रोटीन्स ही है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम। हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को लेकर, अपने फंक्शन को लेकर हाईली स्पेसिफिक होता है। इसका क्या मतलब है, एक ताले की जैसे चाबी होती है ना, एक ही चाबी होती है, सेम एज हर एक एंजाइम का सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट होता है जिसके लिए वो काम करेगा, दूसरों के लिए काम नहीं करता है, वफादार होता है अपने सबस्ट्रेट को लेके, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रोटीन ही है, अगर आप प्रोटीन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं, हीट दे देते हैं, तो वो डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एंजाइम के साथ भी होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं एंजाइम्स के बारे में, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, मेंशन 3 यूजेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के 3 यूजेस आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। सोर्सेस हैं इसके सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि खट्टे फ्रूट्स और खट्टे वेजिटेबल्स। फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, ब्लैक करंट, ठीक है, हमारे पास चिली है और बहुत सारे हैं। क्लियर। फंक्शन क्या है, पहली चीज एंटीऑक्सीडेंट है ये, दूसरा ये बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, और तीसरा ये बाइल एसिड सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको सिर्फ ऐसे छोटा छोटा नहीं लिखना है, आपको डिटेल में लिखना है सारी चीजें। पहला, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, सब कुछ लिखना है। दूसरा कि ये बोन एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है, ये लिखना है। और तीसरा, बाइल एसिड, यानी कि जो बाइल जूस के अंदर चीजें होती है ना, उसको फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कैसे, कहां, क्यों, सब आपको लिखना है। बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की, तो आपने नाम भी सुना होगा स्कर्वे। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो सबसे ज्यादा बीमारी देखी जाती है उसका नाम है स्कर्वे, इन्फेंटाइल स्कर्वे। इसी के साथ हीमोरेजिक टेंडेंसी, इंटरनल हिमोरेज, गम्स क्या होते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है, ये सारी कंडीशंस होती हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी एंड इनहिबिशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, और एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है ये आपको बताना है। शुरुआत करते हैं एंजाइम के फैक्टर्स के बारे में। तो हमारे पास टोटल 5 से 6 फैक्टर हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जिसके लिए अलग से एक इक्वेशन है, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ना भी नहीं है। चलिए, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। अब मान लो कि आप किसी एक इंसान के लिए काम कर रहे हैं तो काम थोड़ा कम है, अगर आप 2 इंसानों के लिए काम करेंगे काम बढ़ जाएगा, यानी कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो याद रखिएगा, बट सिंपल सी चीज ये है, अप टू अ लिमिट। अब आपसे 10 इंसान काम करवाने लग जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी तो इतनी है, ठीक है, आप काम नहीं करना भैया, कितना काम कर पाओगे तुम, तुम्हारी भी एक लिमिट होती है ना कि मैं इतना काम कर पाता हूं। क्लियर। तो एंजाइम के साथ भी ऐसा ही है, सबस्ट्रेट के बढ़ाने से सिंपल है कि बढ़ेगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, बट अप टू अ लिमिट। ऐसा नहीं है आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और एंजाइम अपना काम बढ़ाता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट इज एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। अब एक काम को करने के लिए एक इंसान है और उसी काम को करने के लिए 2 इंसान, कौन जल्दी करेगा, 2 इंसान वाला ना। तो याद रखेगा, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली बढ़ जाती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा कमरा है, उसको अगर एक इंसान बनाएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और उस कमरे को अगर 4 लोग आपस में मिलकर बनाएंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। तो एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली बढ़ जाती है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से। तीसरा हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का काम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन क्योंकि एंजाइम आपके प्रोटीन्स हैं,
तो अगर आप एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ा देंगे, एंजाइम टूटना यानी डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके दो पैरामीटर्स है, पहला एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, बट कुछ समय बाद जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो वो टूटना भी शुरू हो जाएगा। ये फोर्थ चीज आती है पीएच। पीएच को लेकर एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्पेसिफिक। तीन तरीके की पीएच है हमारे पास, पहली एसिडिक, दूसरी होती है न्यूट्रल, और तीसरा बेसिक। कुछ एंजाइम होते हैं जो कि सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, ठीक है, यहां काम करता है स्टमक में। दूसरा है न्यूट्रल में काम करने वाले, एग्जाम्पल सेलिवरी अमाइलेज। और तीसरा अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम में काम करने वाले, एग्जाम्पल पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं होंगे, ये सिर्फ अपने मीडियम में काम करेंगे। एंड लास्ट चीज आता है हमारे पास कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स साथ देने वाले होते हैं, सिंपल सी बात है, कोई साथ देने वाला होगा तो आप काम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है एंजाइम के कुछ फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है एंजाइम इनहिबिशन, यानी कि इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, चलिए देखते हैं, दो तरीके का होता है, पहला रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होगा जिसको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। और दूसरा होता है इरिवर्सिबल, जो अगर ऐसे गया तो वो ऐसे ही जाएगा, वो फिर ऐसे नहीं जा पाएगा। ठीक है, इरिवर्सिबल के टाइप्स नहीं हमको पढ़ने होते हैं, बट रिवर्सिबल के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला कॉम्पिटिटिव, जिसमें होगा कॉम्पिटिशन, ठीक है। दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। और तीसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव, जो कि बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद अगर इनहिबिटर जाकर बाइंड कर रहा है, वो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राइट इन डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कुपोषण हो रहा है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज पढ़नी होती है, पहला क्वेश्योरकर, दूसरा मैरिस्मस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्योरकर एंड मैरिस्मस अलग अलग करके लिखना है। मैं आपको इसका एक बीच का डिफरेंस बता देती हूँ, सो दैट कि आप अलग अलग करके इसको आराम से लिख दें। क्वेश्योरकर एंड मैरिस्मस बेसिकली छोटे बच्चों में देखा जाता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, इसमें एज लिमिट होती है 6 महीने से लेकर 3 साल तक के, और मैरिस्मस 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों में कॉमनली देखा जाता है, एल्डर लोगों में बहुत रेयर चांसेस होते हैं। इसके बाद एडेमा यहां होगा, वहां नहीं होगा। एडेमा इज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। सबक्यूटेनियस फैट यहां प्रेजेंट होता है लेकिन वहां एब्सेंट हो जाता है। वेट लॉस यहां थोड़ा बहुत वेट लॉस होगा, लेकिन यहां बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है। इसके बाद सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मसल्स और लिम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा थिन हो जाएंगे, दोनों में ही होगा, यहां भी और वहां भी। ठीक है, फैटी लीवर सेल्स वहां एनलार्जमेंट होता है, लेकिन मैरिस्मस में कोई एनलार्जमेंट नहीं होता है। एपेटाइट, वोरेशियस फीडर होंगे इन केस ऑफ क्वेश्योरकर। बट अगर मैं बात करूं मैरिस्मस की तो वहां भूख पूरी तरीके से मर जाती है। ठीक है, पुअर एपेटाइट हो जाती है मैरिस्मस में। टेक्सचर कैसा होगा स्किन का? फ्लेकी पेंट अपीयरेंस होगा स्किन में जब क्वेश्योरकर होता है, और रिंकल स्किन हो जाती है जब मैरिस्मस होगा। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या न्यूट्रिशन की है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है तो प्रोटीन तो चाहिए इधर भी उधर भी। मैरिस्मस में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, कैलोरीज, फैट, हर एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी बैलेंस डाइट में। क्लियर? तो ये है डिफरेंस बिटवीन मैरिस्मस एंड क्वेश्योरकर। अलग अलग करके लिखेगा, याद रखना है, डिफरेंस नहीं पूछा है आपसे, अलग अलग पूछा है। चलिए नेक्स्ट सवाल, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रेनल फंक्शन टेस्ट विद इट्स सिग्निफिकेंस। तो रेनल फंक्शन टेस्ट कौन कौन से हमारे पास है और क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। रेनल का मीन्स है किडनी। ठीक है, इसमें एक और चीज ऐड कर लो, रेनल के साथ साथ आपसे लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है और उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला ब्लड टेस्ट, जिसकी मदद से आप किडनी के चीजों का पता लगा सकते हैं। दूसरा है यूरिन टेस्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इमेजिंग टेस्ट, बायोप्सी। और ये सारे के सारे टेस्ट ऐसे हैं जिसमें आप किडनी के
नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में चेक कर सकते हो कि क्या आपका किडनी सही ढंग से काम कर रहा है या फिर नहीं। अब सवाल यह है कि क्यों किए जाते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, क्या इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग विद स्टार्टिंग पी, यानी कि अगर यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है तब ये चीज होगी। यूरिन क्रिएटिनिन को चेक करने के लिए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लिए, यूरिन का एल्ब्यूमिन लेवल चेक करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेक करने के लिए, सीरम क्रिएटिनिन को चेक करने के लिए, तो इन सब के लिए बहुत जरूरी हो जाता है रेनल फंक्शन टेस्ट को परफॉर्म करना। ठीक है, कि क्या किडनी सही ढंग से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रही है, क्या किडनी सही ढंग से यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, मान लो कि बीमारी हो जाए, किडनी में बहुत सारी बीमारियां हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, तो उसको भी चेक करने के लिए हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, डिफाइन एंड क्लासिफाई मिनरल्स विद देयर सूटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मिनरल्स आपको डिफाइन करना है एंड देन उनको क्लासिफाई करना है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, दो तरीके के होंगे, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब है लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो का मतलब है स्मॉल क्वांटिटी। तो जो मिनरल्स आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं वो मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और वो मिनरल्स जो कि आपको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वो माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, बात करते हैं मैक्रो मिनरल्स की कि एग्जांपल क्या क्या है। सबसे पहले सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे मैक्रो मिनरल्स हैं, और बाकी के जितने हैं वो माइक्रो हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, मैग्नीज, फ्लोराइड, कोबाल्ट, सिलेनियम, ये सारे के सारे हमारे पास हैं माइक्रो मिनरल्स जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए कि मैक्रो मिनरल्स की मैं थोड़ी सी और क्वांटिटी बढ़ा दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, बट अगर आप माइक्रो मिनरल्स की जो लेवल है वो बढ़ा देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी वो है टॉक्सिसिटी। अगर छोटा सा भी अमाउंट ज्यादा हो जाता है माइक्रो मिनरल्स का तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैक्रो मिनरल्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसको याद रखिएगा, इसको आपको खाने के थ्रू लेना होता है, बस यही है। अगर मैक्रो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सिंपल है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगी। द डेफिशिएंसी ऑफ दीज मिनरल्स रिजल्ट इन सीवियर रैमिफिकेशंस फॉर हेल्थ। और यहाँ एक्यूट सेलेनियम टॉक्सिसिटी देखी जाती है हर एक इंसान में अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट बहुत ज्यादा ले लेते हैं, किसका, सेलेनियम का, माइक्रो मिनरल्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस विद देयर डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब आपको सिर्फ इतना करना है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखिए, ठीक है, और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको सारे विटामिन की होने वाली बीमारियां बता देती हूँ कि कौन कौन सी है। सबसे पहले विटामिन हमारे पास है B1 जिसका नाम है थायमिन। टोटल 8 विटामिन होते हैं कॉम्प्लेक्सेस बी के। ठीक है, चलो B1 जिसका नाम है थायमिन, जिसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी, वर्निक कार्सिकॉफ सिंड्रोम इसका दूसरा नाम है, एंड पॉलीन्यूराइटिस। दूसरा विटामिन हमारे पास आता है B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी से होता है ग्लोसाइटिस, काइलोसिस एंड एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तीसरा है विटामिन B3 नियासिन जो कि पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलाग्रा। फिफ्थ इज विटामिन B5 जो कि है पेंटोथेनिक एसिड जिसकी डेफिशिएंसी से होगा गोपालन्स बर्निंग फीट सिंड्रोम या सिंपली बर्निंग फीट सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन, जिसकी डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूराइटिस, हाइपरक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन B7 जिसका नाम है बायोटिन, एनीमिया, डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी कंडीशंस इसकी होती है। देन है B9 जिसका नाम है फॉलिक एसिड जो कि इन्फेंट्स में, इन्फेंट नहीं कहेंगे, फीटस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग फीटस। ठीक है, डेवलपिंग फीटस। चलिए इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम जो होगी वो है मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें नॉर्मल आरबीसी से जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारे पास है विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामिन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स विटामिन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स
विटामिन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन का नंबर बताऊं 63 होता है, बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो। ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट होगा इसके अंदर। पर्नीशियस एनीमिया इसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो ये हैं सारे के सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस और उनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। राइट अबाउट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। तो यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में हमें लिखना है। सबसे पहली चीज आप जानते ही होंगे कि यूरिन में अराउंड 95% सिर्फ वाटर प्रेजेंट होता है, बाकी का बचा कुचा दूसरी चीजों के अंदर आती है, जिसमें ऑर्गेनिक सोल्ट, इनऑर्गेनिक सोल्ट, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक सोल्ट से। अब ये सारी की सारी जो यूनिट्स है ये ग्राम पर लीटर में है, याद रखिएगा। तो 1 लीटर के अंदर अगर यूरिया देखा जाए तो 2.3 ग्राम पर लीटर होगा, यूरिक एसिड 0.7, क्रिएटिनिन 1.5 जरूरी है, एंड अदर्स 2.6। अगर क्रिएटिनिन का लेवल इससे हाई है तो ये प्रॉब्लम है। सोडियम 9, सोडियम क्लोराइड इज 9, अमोनिया 0.6, पोटेशियम क्लोराइड 2.5, सल्फ्यूरिक एसिड 0.3 एंड दूसरी चीजें 2.5। ये सारी यूनिट्स ग्राम पर लीटर के अंदर हैं। आई रिपीट, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप इस तरीके के क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, अगर वो आपसे मिलीलीटर में पूछें या कोई और यूनिट के अंदर पूछे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। राइट अ नोट ऑन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में लिखना है। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायो और टेक्नोलॉजी दो चीजें छुपी हुई है इसके अंदर। बायो का मतलब होता है लिविंग, और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, तकनीकें, है ना, तकनीकें। क्या क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तकनीक्स का इस्तेमाल करके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखो, आप बचपन से दही खाते आ रहे होंगे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है। दही कैसे बनती है, हमें कैसे पता कि दही कैसे बनेगी? बहुत पुराने जमाने से कर्ड जो है, दही जो है, वो बनती आ रही है। और सभी को पता है कि छोटा सा पार्ट आप दही का पूरे दूध में अगर डाल दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम खुद से जर्मिनेट कर रहे हैं बैक्टीरिया, हम उस लिक्विड का सॉलिड बना रहे हैं। ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, तो कोई नई चीज नहीं है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस यही है कि आप किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो चेंज बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी जिसमें आप बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर या फिर सेल्यूलर लेवल को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक काउ थी जिसका नाम है रोजी काउ, है ना। उसके अंदर जीन्स को कन्वर्ट करके ऐसे जीन्स इंसर्ट करे गए जिसकी मदद से उसका मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ है। चलिए, तो जिसकी वजह से उसका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो काफी हद तक इंक्रीज किया गया। वही चीजें हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस सेल्यूलर एंड बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस। यही मैंने आपको बताया है, सेल्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर इन चीजों का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये आता है बायोटेक्नोलॉजी में। टू क्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट दैट हेल्प इंप्रूव आवर लाइफ्स एंड नेचर। सिंपल सी बात है। अब कोई क्रॉप है, मान लीजिए कि एक फसल है, उस फसल को अगर आप अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से हमारा जो लिविंग है वो अपग्रेड हुआ है। क्लियर? चल नेक्स्ट, recent biotechnology develops breakthrough product and technologies to fight diseases. For example, environmental harm. ठीक है, feed the hungry, use less and cleaner energy, have safer, cleaner and more efficient industrial manufacturing processes. तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदे का ही सौदा है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। मेंशन 3 डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन।
अब कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सिर्फ 3 नहीं, मैं बहुत सारे करवाऊंगी, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाइंडिंग साइट की। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड करेगा और ये एलोस्टेरिक के साथ जाकर बाइंड करता है। क्या होता है ये एंजाइम है। ये एंजाइम है, मान लीजिए जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा इसको बोला जाता है एक्टिव साइट, और दूसरी जो साइट होती है ये होती है एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन केएम। तो ये इंक्रीज करेगा बट वो कोई अफेक्ट नहीं करेगा केएम। केएम इज मिचालिस कांस्टेंट। ठीक है, नहीं आपके सिलेबस में छोड़ दो, कोई नहीं। इफेक्ट ऑन वी मैक्स, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसका क्या होगा, वो कम हो जाएगा, बट यहां पर बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव मैनर में ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर क्या ये दोनों चीजें अफेक्ट करेंगी, डिपेंड करेंगी। तो बिल्कुल कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कम किया जा सकता है, लेकिन यहां कम नहीं किया जा सकता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर क्या इफेक्ट होगा, सिंपल है भैया, कम हो जाएगी यहां, और यहां कोई असर नहीं होता है। रिवर्सिबिलिटी, यहां रिवर्सिबल होगा ही, लेकिन यहां रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है। ये चीज डिपेंड करती है आपके इनहिबिटर पर। टाइप ऑफ इनहिबिटर कैसा होगा, स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा सबस्ट्रेट के, तभी तो इनहिबिशन हो रहा है। ठीक है, तभी तो कंपटीशन हो रहा है, एंजाइम पहचान ही नहीं पाता है। लेकिन वहां पर स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है। एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जाएगा, एलोस्टेरिक साइट पर आपका इनहिबिटर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन लाइन वीवर बर्क प्लॉट स्लोप। ये भी आपके उस पे नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा, मैं बता रही हूं ये इंक्रीज करेगा और ये कोई भी चेंज नहीं लाता है। इसके बाद इफेक्ट ऑन कैटालिटिक एफिशिएंसी, तो ये कैटालिटिक एफिशिएंसी को कम कर देता है। सिंपल सी बात है, जिस एफिशिएंसी के साथ एंजाइम काम कर रहा था अब वो नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव, और यहां कम भी करेगा, कैटालिटिक और टर्नओवर नंबर दोनों को कम करेगा। इसके बाद इंटरैक्शन विद एंजाइम कैसा है, डायरेक्टली इंटरैक्ट होगा, डायरेक्टली आमना सामना होगा, और वहां इनडायरेक्टली होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है यहाँ। ठीक है, तो ये थे आज के आपके बायोकेमिस्ट्री के बेस्ट 15 क्वेश्चंस, जो कि आपके HSBT एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप लोग अभी तक जो टेलीग्राम है उसके साथ जुड़ भी गए होंगे। अगली क्लास में मिलेंगे इसी तरीके से, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।